हरे कृष्णा, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे। वेलकम बैक टू द ब्लिसफुल लाइफ इंडियन ब्लॉगर चैनल। तो आज मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी गुलाब जामुन की रेसिपी। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही थी कि इस मिक्सचर में मैंने पनीर ऐड किया है, तो अभी पनीर के पीसेस दिख रहे हैं। तो हमें इस तरीके से इसको प्रिपेयर करना है, इस डो को, कि हमें पनीर के पीसेस ना दिखें, वो अच्छे से इसके साथ मिक्स हो जाएं। तो मैं यहाँ सबसे पहले आपको बता देती हूँ कि मैंने इस डो को प्रिपेयर करने के लिए क्या क्या लिया है। तो मैंने यहाँ लिया है 200 ग्राम मावा, यानी कि खोया, जो कि मैंने घर पे ही बनाया था। और 50 ग्राम मैंने लिया है पनीर, और पनीर भी मैंने होममेड लिया है। और उसके अलावा मैंने इसमें ऐड की है मैदा, जो कि 4 to 5 टीस्पून है। तो इस सारे मिक्सचर को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। और जिस तरीके से आप वीडियो में देख रहे हैं, उसी तरीके से आपको हाथों से प्रेशर देते हुए अच्छे से मिक्स करना है। और मैंने इस मिक्सचर में एक इलायची को भी कूट के डाला था। इससे ना बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है रसगुल्लों का। तो इस तरीके से जैसे मैं डो प्रिपेयर कर रही हूँ, इसी तरीके से बिल्कुल आपको इसमें कोई पानी वगैरह नहीं डालना है। इसी तरीके से इस डो को प्रिपेयर करना है। और रसगुल्ले बनाने के लिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि अगर आपका जो डो है वो अच्छे से बना ना हो, सारे इंग्रेडिएंट अच्छे से मिक्स ना हुए हो, तो फिर ये होता है कि आपके रसगुल्ले टूट सकते हैं। यानी जब आप उसको ऑयल या घी में जब फ्राई करते हैं, तो वो उसमें टूट सकते हैं। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम डो को अच्छे से प्रिपेयर करें। और हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा डो अच्छे से प्रिपेयर हुआ है, वो मैं आपको बताऊंगी। तो जब आपको लगे कि अब आपका डो अच्छे से बन गया है, तो आप थोड़ा सा उसमें से मिक्सचर लेके और उसका ना बॉल बना के देख लें। अगर उसमें क्रैक्स आ रहे हो, तो इसका मतलब अभी मिक्सचर अच्छे से नहीं बना है। तो मैंने यहाँ पे बॉल बना के देखी है, तो लेकिन अभी इसमें मुझे कुछ क्रैक्स दिख रहे हैं। तो अभी इसका मतलब हमारा डो अच्छे से प्रिपेयर नहीं हुआ। तो मैं अभी इसको थोड़ा सा और हाथों से प्रेशर देते हुए मिक्स कर लूँगी। तो जब मैंने डो प्रिपेयर करना स्टार्ट किया था, तो मैंने उससे पहले ही ना चाशनी बनाने के लिए रख दी थी। तो चाशनी का मेजरमेंट आप अ, ऐसे ले सकते हैं कि जितनी आपने चीनी ली है, उसका हाफ आप पानी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 4 बाउल मैंने शुगर ली थी, और उसमें मैंने 2 बाउल यानी 2 कटोरी मैंने पानी डाला था। और यहाँ पे जो हम गुलाब जामुन के लिए चाशनी बना रहे हैं, वो हमें तार वाली चाशनी नहीं चाहिए, यानी कि 1 तार या 2 तार वाली चाशनी नहीं चाहिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि डो का टेक्सचर कितना चेंज हो चुका है। पहले कैसा डो था और अब कैसा हो गया है। तो मैं यहाँ पे एक बार फिर से इसे एक बॉल बना के देखूंगी। अगर वो परफेक्ट बन रही होगी, इसका मतलब कि हमारा डो अच्छे से प्रिपेयर हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने ये बॉल बना के देख लिया, और आप भी देख सकते हैं कि कितनी परफेक्ट बनी है, इसमें कोई क्रैक्स नहीं है। तो यानी कि हमारा डो अच्छे से मिक्स हो चुका है। और मैंने इसको डो को प्रिपेयर करने का थोड़ी देर रख दिया था। तो यहाँ चाशनी पक चुकी थी। तो मैं यहाँ पे मैंने 2 इलायची ली हैं, और उनको कूट के मैं इस चाशनी में डाल दूँगी। और जब आप चाशनी बनाने के लिए रखें, तो तुरंत उसमें आप इलायची ना डालें, वरना क्या है ना, उसके जो भी खुशबू है वो सारी निकल जाएगी, उसमें फ्लेवर नहीं आएगा इलायची का। और इधर मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल के भी रख दिया है। यहाँ पे मैं राइस ब्रान ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो घी का यूज़ भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ चाशनी डाल दी है, और अब मैंने जो डो प्रिपेयर किया था, उससे मैं बॉल्स बना लूँगी, यानी रसगुल्ले बना लूँगी। और इनको फिर मैं फ्राई कर लूँगी। और यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो मेन होता है ना इसमें, ये डो अच्छे से आपका प्रिपेयर होना चाहिए। चाशनी का जो रेशियो है वो परफेक्ट होना चाहिए। और तीसरी जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि जब आप इनको रसगुल्लों को फ्राई करें, तो हमेशा लो टू मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करें। तो यहाँ मैंने एक छोटा सा पीस डो का डाल के देखा था कि वो जो तेल है अच्छे से गर्म हो गया है या नहीं हो गया है। और एक बात का और ध्यान रखें कि आप रसगुल्लों को डायरेक्ट चाशनी में ना डालें, गरम गरम रसगुल्लों को गरम गरम चाशनी में ना डालें। जब आप रसगुल्ले फ्राई करें, तो उनको पहले किसी बर्तन में रख लें, और जब हल्के वो गर्म हो और चाशनी भी हल्की गर्म हो, तभी आप इनको डालें। कभी बहुत गर्म चाशनी में और एकदम से कढ़ाई से निकाल के रसगुल्ले ना डालें। तो इससे ये होता है कि ना, जो हमारे रसगुल्ले हैं वो अच्छे से चाशनी एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। और ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब मैंने रसगुल्ले फ्राई करने के बाद चाशनी में डाले थे, उसका वीडियो कैप्चर नहीं हो पाया, या शायद मुझसे वो वीडियो डिलीट हो गया। तो यहाँ मैं सारे जो डो है, उनसे सारे बॉल्स बना बना के उनको फ्राई कर लूँगी। और इनको मैं लो टू मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई कर रही हूँ। तो ये थी रसगुल्ले की रेसिपी। और अगर आपने कभी इस तरीके से नहीं बनाए, तो आप इस तरह एकदम परफेक्ट रसगुल्ले बनते हैं, सॉफ्ट बनते हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। और अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं, तो वीडियो को लाइक किया करें। और जो लोग भी नए हैं मेरे चैनल पे, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है।
और यहाँ पे मैंने इस डो में पनीर इसलिए ऐड किया था, जब हम लोग पनीर ऐड कर देते हैं रसगुल्ले के डो में, तो मतलब 0.1% चांस होते हैं कि हमारे रसगुल्ले जब हम फ्राई करें तो वो फूट जाएँ, वरना पनीर डालने से कभी भी रसगुल्ले फूटते नहीं हैं। और ये है नेक्स्ट डे का क्लिप। तो सारे घर के काम करने के बाद, नहाने के बाद मैं यहाँ आ गई हूँ पूजा करने के लिए। तो मैंने पूरा मंदिर क्लीन कर लिया है और बाकी जो भगवान जी हैं उनके सबके जो भी वस्त्र मालाएँ चेंज करनी थी वो सब कर लिया है, बर्तन वगैरह तो मैं रात ही में क्लीन करके रख लेती हूँ। और यहाँ मैंने लड्डू गोपाल जी को यानी ठाकुर जी को स्नान करा दिया था, तो अब मैं उनको तैयार कर रही हूँ। और आज मैं उनको ये वाली पोशाक पहना रही हूँ, ये जो गर्मियों में पोशाक पहनाते हैं, तो इस पोशाक के ऊपर फिर मैं पहनाऊँगी उनको सर्दियों वाले पोशाक। और अब काफ़ी ठंड भी शुरू हो गई है, तो बहुत ज़रूरी है कि मतलब जो भी आपके घर में श्री विग्रह हैं, तो आप उन्हें गर्म कपड़े ही पहनाएँ, यानी कि वुलन्स ही पहनाएँ। तो यहाँ मैंने लड्डू गोपाल जी को भी पोशाक पहनाई थी, बट वो ना जब मैंने हाथ में लेके उनको पहनाया तो परफेक्टली आई नहीं, तो मैंने सोचा उनको सिंहासन में बिठा के, उनके आसन पे बिठा के उसके बाद ही मैं उनको पोशाक पहनाऊँगी। और जो आसन रखा है ना, इस पे रेड कलर का ही मैंने एक अ, जो मैंने क्रोशिया से बनाया था एक आसन, वही बिछा रखा है, तो आपको वो रेड की वजह, आसन भी रेड है और जो उनका सिंहासन है ठाकुर जी का वो भी रेड है, इसलिए शायद आपको सही से दिख नहीं रहा होगा। और ये जो पोशाक है ये मेरे मायके से आई थी, मेरी मम्मी ने भिजवाई थी। और इस पोशाक में ना मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि ना इसी के जो कैप है वो इसी के साथ अटैच है, तो अलग से ना कैप ढूँढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और मैचिंग की भी हो जाती है। और जब भी मैं ठाकुर जी को ना वस्त्र पहनाती हूँ, तो चाहे माला हो या उनका मुकुट हो या उनके वस्त्र हों, जब तक ना परफेक्टली एकदम जब तक मुझे लगता नहीं ना कि वो ठीक है, अगर थोड़ी सी भी माला टेढ़ी होती है, मुकुट टेढ़ा होता है, तो जब तक वो सही से नहीं हो जाता है तब तक मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। और आप वीडियो में देख भी सकते हैं। और मैंने जो पर्दे हैं वो भी इस तरीके से लगा रखे हैं ताकि ना मंदिर चारों तरफ से बंद रहे, क्योंकि जो ठाकुर जी की सेवा होती है ना बिल्कुल बच्चे के जैसी होती है, जैसे हम अपने बच्चों की केयर करते हैं सर्दी में गर्मी में, उसी तरीके से ठाकुर जी की सेवा होती है। और यहाँ मैं आपसे एक बात और शेयर करना चाहती हूँ कि आज 8-9 साल हो गए हैं मेरे लड्डू गोपाल जी को मेरे घर आए हुए। और लड्डू गोपाल जी तो देखने में उतने ही बड़े लगते हैं, बट मुझे समझ नहीं आता है कि उनके कपड़े क्यों छोटे होने लगे हैं। मैंने जो उनके वुलेन्स सॉरी जो मैंने उनके विंटर की जो ड्रेसेस बनाई थी मैंने क्रोशिया से, वो तब तो उन्हें परफेक्ट आ जाती थी जब मैंने आज से 3-4 साल पहले बनाई थी, बट अब वो उन्हें जो उनके सीने पे है ना वो टाइट आती हैं। ऐसे इनके गर्मी के कपड़े भी हैं वो उनको छोटे आने लगे। कभी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि पहले कितने छोटे कपड़े आते थे और अब उनको बड़े कपड़े आते हैं। पता नहीं ऐसा क्यों होता है। क्या आप लोगों के साथ भी कभी ऐसा हुआ है? तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। और हाँ, मैं आपको बताना भूल गई, आज है एकादशी, तो इसीलिए आज मैंने हेयर वॉश भी नहीं किया है, क्योंकि एकादशी वाले दिन हेयर वॉश नहीं किया जाता, संडे है। और संडे को तो मैं यूजुअली करती हूँ हेयर वॉश, बट आज एकादशी है इसीलिए मैंने हेयर वॉश नहीं किया। तो यहाँ मंदिर में जो भी श्री विग्रह थे उनको मैंने वस्त्र मालाएँ वगैरह सब पहना दी हैं, पूरा सब कुछ कंप्लीट हो गया है। और अब मैं यहाँ पे दीपक की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ कलावा निकाल के रखा था, तो मैं कलावे से बाती बना रही हूँ, क्योंकि मैं मॉर्निंग में तिल के तेल का दीपक जलाती हूँ और आरती के लिए हमेशा घी का दीपक। तो घी का दीपक तो मैंने बना के रख लिया, तो उसमें मैं कॉटन की बाती का यूज़ करती हूँ। तो यहाँ मैं कलावा डाल के और फिर इसमें तिल का तेल डाल के यूज़ करती हूँ। और तिल का तेल वैसे भी घी की तरह ही उसको शुद्ध माना जाता है। जो मैंने घी का दीपक बना के रखा है उसे जब पूजा हो जाएगी, तो जब मैं आरती करूँगी तब मैं उसे जलाऊँगी। और तब तक मैं तिल के तेल का दीपक जला के फिर अपनी पूरी पूजा कर लूँगी। और कभी-कभी ना मैं बातियाँ पहले ही बना के रख लेती हूँ, धूप बत्ती भी बना के रख लेती हूँ। जैसा टाइम होता है वैसा कर लेती हूँ। तो यहाँ मैंने दीपक अपना बना लिया है, धूप बत्ती भी बना ली है और मैंने इत्र लेके ना पूरे मंदिर में छिड़क दिया है। और उसके बाद मैंने इसमें डाला है तिल का तेल और बस मैं दीपक जला लूँगी और फिर करूँगी मैं अपनी पूजा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज एकादशी है, तो एकादशी के दिन चाहे आप फास्ट करें या ना करें, ना तो इस दिन हेयर वॉश किया जाता है, यानी फीमेल्स को हेयर वॉश नहीं करना चाहिए, और ना ही इस दिन चावल खाए जाते हैं। तो शायद ये बात तो आपको पता ही होगी कि एकादशी के दिन ना तो चावल पूजा में यूज़ किए जाते हैं और ना ही चावल खाए जाते हैं। और मैं एकादशी का फास्ट नहीं करती हूँ, बस मैं यहाँ पूजा कर रही हूँ। और आज है उत्पन्ना एकादशी, तो ऐसा माना जाता है, मतलब जो इसकी जो कथा है उत्पन्ना एकादशी की, उसमें लिखा हुआ है कि एकादशी माता इसी दिन प्रकट हुई थी, इसीलिए इसे उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। तो मैंने सोचा कि मैं फ़ास्ट तो नहीं कर पाती हूँ,
बट मैं एकादशी के दिन पूजा किया करूँगी, तो मैं मेरा फास्ट नहीं है, मैं सिर्फ यहाँ पूजा कर रही हूँ एकादशी की। तो आज मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी कि किस तरह से मैं पूजा करती हूँ। और मैं एक चीज़ भूल गई थी कि मैंने कल ना फूल या माला कुछ भी मंगा के नहीं रखा, तो बस उस चीज़ की थोड़ी सी कमी है। खैर चलिए कोई बात नहीं, जो है उसी में पूजा कर लेती हूँ। तो यहाँ मैंने दीपक भी जला लिया है और मैंने सबको चंदन लगा दिया है। मैं जो भी माता रानी हैं, यानी चाहे दुर्गा माता हो, लक्ष्मी माता हो, मैं उनको चंदन का तिलक नहीं लगाती हूँ, और उनको मैं सिंदूर और रोली का ही टीका लगाती हूँ, और फिर खुद भी टीका लगा लेती हूँ। हमेशा जब भी हम पूजा करें तो हमारे माथे पे टीका ज़रूर लगा हुआ होना चाहिए। और यहाँ मेरी पूजा शुरू हो चुकी है, तो अब मैं जो भी पाठ या चालीसा जो भी पढ़ती हूँ वो कर लूँगी, और उसके बाद मैं एकादशी की जो कथा होती है वो पढ़ लूँगी। और मैंने ठाकुर जी को तैयार करने के बाद उनके पास एक लोटे में, छोटे से लोटे में जल भी रख दिया था। वो हमेशा उनके पास रखा रहता है, चाहे सर्दी हो गर्मी हो, एक लोटा जल तो मैं हमेशा रखती हूँ मंदिर में। और मैंने आज प्रसाद में रखे हैं गुड़ और तिल, क्योंकि चावल का यूज़ तो होता नहीं है पूजा में, और एकादशी की पूजा में तिलों का बहुत महत्व होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं तिल। तो वाइट वाले तिल लिए मैंने, तो वो मैंने ठाकुर जी को और लक्ष्मी नारायण भगवान को यानी विष्णु भगवान को चढ़ा दिए। तो यहाँ पे मेरी पूजा स्टार्ट हो गई। तो मैं जो डेली पूजा करती हूँ पहले मैं वो पूजा कर लूँगी, उसके बाद मैं पढ़ूँगी कथा, जो कि मैंने वीडियो में कैप्चर नहीं किया। वो इसलिए कैप्चर नहीं किया है क्योंकि मेरे पास एकादशी की व्रत कथा की जो बुक होती है वो है नहीं। तो मैं अपने जिस फ़ोन से वीडियो शूट कर रही थी उसी से मैंने नेट पे वो कथा पढ़ ली थी, इसीलिए वो शूट नहीं हो पाया है। तो कथा पढ़ने के बाद फिर हम लोग करेंगे आरती। तो यहाँ मैं आपको दर्शन करा रही हूँ अपने लक्ष्मी नारायण भगवान के, जो कि कैमरा उधर रखा था तो वो सही से कैप्चर नहीं हो पा रहा था। और मैं पास से अपने लड्डू गोपाल जी भी आपको दिखाती हूँ, बहुत ही सुंदर लगते हैं। इन लड्डू गोपाल ठाकुर जी को देख के ना, मतलब मन में इतनी शांति मिलती है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पूजा हो गई है, और मैंने तिल के तेल का दीपक मैंने मंदिर में रख दिया, और घी का दीपक रख लिया, क्योंकि अब मुझे करनी है आरती। तो यहाँ आरती स्टार्ट हो चुकी है, और आरती करने से पहले मैंने भोग लगा दिया था, क्योंकि हमेशा भोग आरती करने से पहले लगाया जाता है, आरती के बाद भोग नहीं लगाया जाता है। तो यहाँ पे बस आरती हो चुकी है, पूजा हो गई है पूरी। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो एकादशी महारानी की जय। तो पूजा करने के बाद मैं यहाँ आ गई हूँ किचन में। नाश्ता बना लिया था मैंने, नाश्ता कर भी लिया है, और आज लंच में बन रहे हैं गोभी के पराठे। तो आज मैंने आपके साथ इस वीडियो में गुलाब जामुन की रेसिपी शेयर की, और अब मैं शेयर करने जा रही हूँ गोभी के पराठे बनाने की रेसिपी। तो आज मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी, जिसकी वजह से आपके गोभी के पराठे कभी भी टूटेंगे नहीं, या जो स्टफिंग निकल जाती है पराठे से वो कभी निकलेगी नहीं। तो यहाँ मैंने जिंजर को और गोभी को ग्रेट करके रख लिया है, और उसके बाद मैंने एक बर्तन में ऑयल लिया है, यहाँ मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है। उसमें मैं ऐड करूँगी जीरा और हींग, और जो सूखे मसाले हैं धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर। और उसके बाद ऐड कर देंगे हम ग्रेट की हुई जिंजर को, और देन ऐड कर देंगे गोभी को, और उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और आप चाहें तो यहाँ पे ग्रीन चिली को ऐड कर सकते हैं, बट मैं उनको पका के ऐड नहीं करती हूँ। मैं उनको ऐसे जिस तरीके से हम लोग आलू की स्टफिंग यानी आलू के पराठे में जब आलू की स्टफिंग बनाते हैं तो उसमें जिस तरीके से मिर्च ऐड करते हैं उसी तरह से कट करके इसमें मिर्च को ऐड कर लूँगी। और ये गोभी के पराठे बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप इसको लंच में, डिनर में, ब्रेकफास्ट में, जैसे भी आप बनाना चाहें, जब भी आप पसंद करें उस टाइम बना सकते हैं। अगर आप इसे मॉर्निंग में अपने बच्चों को टिफ़िन में दे रहे हैं तो आप रात में ही इसको ग्रेट करके और इसकी स्टफिंग बना के रात में ही रख सकते हैं। और एक बात का हमेशा याद रखें, चाहे हम गोभी की सब्ज़ी बनाएं या गोभी के पराठे बनाएं, हमेशा उसको गर्म पानी में उसको वॉश कर लें। तो जब मैंने इसको ग्रेट किया था तो उससे पहले मैंने गोभी को अच्छे से गर्म पानी में वॉश कर लिया था, थोड़ी देर तक गर्म पानी में मतलब रखने के बाद फिर मैंने उसको वॉश कर लिया था। और यहाँ पे जो हम स्टफिंग बना रहे हैं पराठे के लिए, उसको हमें ज़्यादा पकाना नहीं, क्योंकि जब हम पराठे बनाएंगे तो ऑलरेडी कुक हो जाएगी पराठों के साथ। और अभी मैंने इसमें नमक ऐड नहीं किया है। कभी भी गोभी के जब भी आप पराठे बनाएं तो गरम गरम स्टफिंग में हमें नमक ऐड नहीं करना है। जब थोड़ी सी स्टफिंग ठंडी हो जाएगी देन उसके बाद हम इसमें नमक ऐड करेंगे। और जब स्टफिंग बन जाए तो उस टाइम पे आप इसमें धनिया पत्ते डाल दें,
और जब थोड़ी सी ठंडी हो जाए फिर इसमें नमक ऐड कर दें। तो बस स्टफिंग हमारी बन चुकी है और यहाँ पे मैं अब लगा रही हूँ पराठों के लिए आटा। तो मैंने आटे में डाली है कसूरी मेथी और ऐड किया है मैंने नमक। आप चाहें तो इसमें अजवाइन भी मिला सकते हैं आटे में, और अगर आप चाहें तो कसूरी मेथी की जगह जो फ्रेश मेथी आ रही है इस टाइम पे विंटर सीज़न में, आप वो भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप पालक की प्यूरी बना के ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा जो बथुआ आता है उसको ऐड कर सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके से आप पराठों के लिए जो आटा प्रिपेयर करते हैं, बहुत तरीके से आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ मैं अब आपको बताती हूँ कि किस तरीके से हमें पराठे बनाने हैं ताकि हमारी जो स्टफिंग है ना वो बाहर ना आए। तो यहाँ मैंने पहले एक लोई ली है, उसको थोड़ा-सा बेल के और उसको ना थोड़ा जिस तरह से कटोरी होती है वैसे हाथ के बीच में रख के, ताकि ना उसमें थोड़ी-सी जगह हो जाए स्टफिंग के लिए। बस स्टफिंग भरने के बाद और बस इसको बंद कर दिया है। और उसके बाद जो ये सूखा आटा लेते हैं ना, हमें इस तरीके से अपनी लोई को इसमें रख के और इसको अपने मैं पास से दिखाती हूँ आपको। इस तरीके से आपको जो आपने स्टफिंग बना के तैयार की है, इस तरीके से इसको हाथ से फैला लेंगे सूखे आटे में। आप जितना बड़ा कर पाएँ उतना बड़ा कर लें, जिस तरीके से मैं यहाँ प्रेस कर रही हूँ। अगर आप इस ट्रिक को फॉलो करेंगे तो आपके कभी भी गोभी के पराठे ना ही टूटेंगे, ना ही उससे स्टफिंग बाहर आएगी। तो बस इस तरीके से इसको सूखे आटे में बड़ा करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा आटा है आप उसको निकाल दें और उसके बाद बेलन की सहायता से ना आप बहुत ही हल्के हाथ से इसको बेल लें। अगर आप इस ट्रिक को फॉलो करेंगे तो आप जितना पतला चाहें उतना पतला गोभी का पराठा बना सकते हैं। तो जिस तरीके से मैं यहाँ हल्के हाथ से बेलूँ बिल्कुल इसी तरीके से आपको बेलना है। और थोड़ी बहुत अगर स्टफिंग बाहर आती भी है तो आप उसको हाथ से सही कर लें। बाकी जो पराठा हमारा चिपक जाता है जब हम उसको बेलते हैं तो वो सारी प्रॉब्लम्स आपको नहीं होंगी, बहुत ही अच्छा पराठा बनेगा। और एक जो प्रॉब्लम और आती है गोभी का पराठा बनाने में, क्या होता है कि स्टफिंग जो होती है वो पराठे से बाहर आती है। इस वजह से हम बहुत कम कम स्टफिंग उसमें भरते हैं और उसमें टेस्टी नहीं आता है स्टफिंग का। तो आपको वो प्रॉब्लम भी फेस नहीं करनी पड़ेगी। आप जितनी चाहें उतनी स्टफिंग इसमें भर के पराठा अपना बना सकते हैं। तो यहाँ पराठा बेलने के बाद बस मैंने तवे पे डाल दिया है और आप घी में मस्टर्ड ऑयल में या कोई भी कुकिंग ऑयल हो जिसमें भी आप बनाना चाहें उसमें आप इसको बना सकते हैं। तो जब भी आप गोभी का पराठा बनाएं तो मेरी इस ट्रिक को ज़रूर फॉलो करें, आपके बहुत ही अच्छे पराठे बनेंगे। ने तो मैंने यहाँ पे अपने पराठे को दोनों तरफ से टर्न करके अच्छे से कुक कर लिया है और हमारा गर्मा गर्म गोभी का पराठा बनके हो गया है रेडी, जो कि विंटर सीजन में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो बस इसी तरीके से मैं अपने गोभी के पराठे बनाती हूँ और बहुत ही अच्छे पराठे बनते हैं मेरे हमेशा। तो ये रेसिपी मैंने आपके साथ भी शेयर की, आप लोग भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें। तो मैं बाकी जो भी मेरे गोभी के पराठे हैं उनको बना लेती हूँ। और आप गोभी के पराठे को दही के साथ, अ, हरी चटनी यानी धनिया की चटनी के साथ या सॉस के साथ या किसी सूखी सब्जी के साथ, जैसा आपको पसंद है उस तरीके से खा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो ज़रा सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो या किसी भी वजह से आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें और मेरे वीडियोस पे अच्छे अच्छे से कमेंट्स करें। और जो लोग भी नए आए हैं मेरे चैनल पे, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं मेरे चैनल पर, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा, राधे राधे।